जय हिंद। रेलवे भारत सरकार का सबसे बड़ा उपक्रम है। कितना भी टेक्नोलॉजी से लैस कर दिया जाए तो बिना मैन पावर का रेलवे नहीं चल सकती है। ये बात आप लगातार देखते हैं, चूँकि रेलवे में 13 लाख प्लस एम्प्लॉय कार्यरत हैं। तो हमेशा इस बात पर प्रश्न चिन्ह उठते रहती है कि रेलवे का क्या भविष्य में निजीकरण कर दिया जाएगा? क्या रेलवे की वैकेंसी बंद हो जाएगी? वर्तमान स्थिति अभी आप देखेंगे तो रेलवे का पूरा कैलेंडर पूरा साल का आपका जारी कर दिया गया है और एक वादा किया गया है रेलवे के द्वारा कि हम प्रत्येक साल इस कैलेंडर को कंटिन्यू रखेंगे। और निसंदेह जब 5 साल 6 साल से छात्र इंतजार कर रहे थे, ऐसे टाइम में एक अचानक कैलेंडर लागू करना और अचानक वैकेंसी का पूरी तरीके से कम हो जाना स्टूडेंट के मन में बहुत बड़ा संदेह पैदा करता है और कहीं ना कहीं स्टूडेंट ठगे हुए खुद को महसूस करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या रेलवे जो लगातार बातें अपनी रख रही है आम जनों के सामने कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जाएगा और ये वैकेंसी सतत चलता रहेगा। हाँ, नंबर ऑफ वैकेंसीज प्रभावित है, लेकिन ये प्रत्येक साल अब इतनी वैकेंसी लगभग देखने को मिलेगी। तो हमेशा से हम एक बात बोलते हैं कि बहुत ऐसी बातें होती है कि जो आप उसको अपने तरफ से बदलाव नहीं कर सकते हैं, बल्कि गवर्नमेंट जो भी दिशा निर्देश जारी करती है, जो भी रूल रेगुलेशन बनाती है, उसको हमको फॉलो करना होता है। और इसी कड़ी में अभी जो वर्तमान स्वरूप रेलवे का आया है, वैकेंसी का जो वर्तमान स्वरूप आया है, वो उसमें कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट की बातें अब छात्रों के द्वारा की जा रही है कि इसी वैकेंसी में हमको जद्दोजहद करना है और एक सीट अपना पक्का करने का प्रयास करना है। तो कई बातों पर इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि वैकेंसी को लेकर कन्फ्यूजन क्या है, सच्चाई क्या है, ये प्रत्येक साल कंटिन्यू तो रहेगी। और इसके अलावे भी हम जैसे लिखे हैं कि एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सभी का तैयारी एक साथ कैसे संभव है? क्योंकि सिमिलर क्वालिफिकेशन में मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो लगभग सारे पोस्ट को भरेंगे। कुछ एक ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो इसमें सेलेक्टिव पोस्ट को भरेंगे। तो एक साथ कैसे तैयारी संभव है और बेहतर तैयारी के लिए हमको क्या करना चाहिए, क्या रणनीति अपनानी चाहिए और पैटर्न वर्तमान में क्या है? अभी आरपीएफ का देख रहे हैं कि 15 अप्रैल से फॉर्म भराया जा रहा है, उसमें डॉक्यूमेंट्स आपका क्या मांगा जा रहा है और किन किन बातों पर ज़्यादा हमको फोकस करना चाहिए कि जिससे कि किसी भी तरह का टेक्निकल फॉल्ट ना हो। तो बहुत सारी बातें हैं और लास्ट मोमेंट में इस बात पर भी हम चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि नीचे थंबनेल में हम लिखे हैं कि भारत का सबसे सस्ता बैच, ऑनलाइन मोड में भी और ऑफलाइन मोड में भी। तो जिनको भी थोड़ा ज़रूरत महसूस होगा तो निसंदेह लास्ट में इस बात का चर्चा भी आप देखेंगे, क्योंकि बैच अपना प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर इस ट्यूसडे से नया बैच आना है और ऑफलाइन मोड में भी आना है। ऑफलाइन मोड में हमारा सैदपुर मोड़ भिकना पहाड़ी पटना सेंटर पर और ऑनलाइन मोड में इस ऐप पर प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर। और कम्बो बैच इन सारे का एक साथ मिला के मात्र 399 रुपये में 4 महीना ये बैच आपका स्पेशल चलेगा। CBT1 का सबका एक साथ पूरी तैयारी आपकी संभव हो पाएगी और सारी क्लासेस संभव हो पाएगी। तो चर्चा के लिए बहुत सारी बातें हैं। आप थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, अगर आप एग्जाम देना है इन चारों पांचों पोस्ट में तो लास्ट तक आप वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत फायदा मेरे ख्याल से आपको होगा। तो सबसे पहले आरपीएफ पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद अन्य एग्जाम्स पर भी बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो आरपीएफ पे चर्चा करने के क्रम में सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉर्म भरने में सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अभी एक कन्फ्यूजन आरपीएफ में अभी देखे होंगे कि नया चीज़ आया है कि उसमें कि जैसे पहले ABCDEF 6 भागों में इसको बांटा गया था, आप जो फॉर्म अप्लाई करते थे और उसके हिसाब से कट ऑफ बनता था। और नई अभी देखेंगे कि अजमेर के पेपर में एक न्यूज आया था जिसमें कि कहा गया था कि अब ये जो 6 भागों में फॉर्म भरने वाली बातें हैं इसको समाप्त किया जाएगा और सेंट्रलाइज वैकेंसी ये होगी। नंबर ऑफ वैकेंसी जितना आपको दी गई है इसका ओवरऑल एक ही मेरिट बनेगा और मेल और फीमेल दोनों के केस में अकॉर्डिंग टू मेरिट आपको स्टेट अलॉट हो सकता है। और हो सकता है कि अब जैसे कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बिहार के संदर्भ में, आप बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं, तो आपके खुद के स्टेट में ही आपको मिल जाएगी, ये बातें ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आपको अगर रैंक अगर आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहता है, कट ऑफ बहुत बेहतर नहीं रहता है,
तो आपको दूसरे स्टेट में या दूसरे जगह पर भी अगर सिलेक्शन होता है तो एडजस्ट किया जा सकता है। इसमें थोड़ी परेशानी महिलाओं के संदर्भ में ज़्यादा बढ़ी है। वो चाह रहे थे कि अगर घर के बगल में ही हमको उस जोन को हम सेलेक्ट करते या उस तरह के ग्रुप को हम सेलेक्ट करते, लेकिन अब वो बातें नहीं है, आपको दूर भी दिया जा सकता है। लेकिन आगे चलकर किसका और भी क्लियरेंस होगा जो कि हम भविष्य में आगे चल करके देखेंगे। लेकिन उसके पहले जरूरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा है इसमें आरपीएफ में जरूरी, तो आधार कार्ड आपको एकदम जरूरी है। कम्युनिटी डिटेल, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन यही होता है कि ईडब्ल्यूएस के केस में करेंट ईयर का आपको ईडब्ल्यूएस देना होता है और ओबीसी के केस में 1 साल के अंदर का ओबीसी चाहिए होता है। ये अलग बात है कि आप कई बार आप देखेंगे एनसीएल के मामले में कि जब वेरिफिकेशन किया जाता है तो कई बार होगा कि उस समय का आपको ओबीसी सर्टिफिकेट मांगा जाएगा करंट का। कई बार होता है कि जिस समय फॉर्म भराया गया था तो दोनों आपको मांग सकता है कि उस समय का भी हमको चाहिए और वर्तमान में अभी नया बना हुआ भी चाहिए। ये दोनों बातें हो सकती है। और कई बार क्या होता है कि 3 साल के अंदर का भी अगर आप पुराना देते हैं तो उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। लेकिन जनरली आपको यही करना चाहिए कि लास्ट डेट से पहले के 1 साल के अंदर का अगर ओबीसी बना के देते हैं तो कहीं पर किसी तरह का कोई दिक्कत आपको नहीं होता है। ईडब्ल्यू केस में भी करंट ईयर का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए और भारत सरकार का होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं। आप देखेंगे कि 2 तरह का सर्टिफिकेट बनता है, एक स्टेट का, दूसरा सेंट्रल का। क्योंकि बहुत सारे कास्ट ऐसे हैं कि सेंट्रल में बदल जाते हैं, स्टेट में उसका अलग होता है। तो आपको सेंट्रल के फॉर्मेट पर, रेलवे भी अपना फॉर्मेट जारी करती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पर बेस्ड होता है, या डायरेक्ट आप भारत सरकार के फॉर्मेट को निकाल करके उस पर आप भर सकते हैं। उसमें भी आपको टेक्निकली किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। फिर SC ST के केस में आपको जाति प्रमाण पत्र देते हैं तो उससे आपका काम चल जाता है। इसके बाद बैंक डिटेल आपको देना होता है और अगर आप SI पोस्ट भरते हैं तो ग्रेजुएट लेवल का सर्टिफिकेट देना होता है। कांस्टेबल भरते हैं तो उसका जो कांस्टेबल लेवल का क्राइटेरिया दिया हुआ है कि जो भी बच्चे फॉर्म उस लेवल में भरते हैं तो उसका आपको सर्टिफिकेट देना होता है। और जब फोटो आप सबमिट करते हैं तो वाइट बैकग्राउंड वाला फोटो होना चाहिए, इस बात को याद रखना है, नहीं तो इसके कारण से आपका रिजेक्ट हो सकता है। और सिग्नेचर वगैरह जब करना है तो बहुत ऐसे भी अभी भी अभ्यर्थी मिलते हैं कि कैपिटल लेटर में सिग्नेचर कर देते हैं, तो पहला लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए, बाकी रनिंग में आपका सिग्नेचर होता है। तो सिग्नेचर को बड़ी सावधानी पूर्वक आपको करना होता है, देना होता है। तो ये तो हो गई कि मूल बातें। ये आप जब भी फॉर्म भरते हैं तो ये सारा डिटेल आप देखते ही हैं, फॉर्म में क्या दिया हुआ है, आपको इधर उधर से देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वहाँ से आप इस बात को भी जज कर लेंगे। इसके अलावा जो मूल चीज पर अब आते हैं कि जैसे ALP हो गया, टेक्नीशियन हो गया, RPF हो गया, NTPC या ग्रुप D हो गया, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें किस सेक्शन से कितने पूछे जाते हैं इस पर एक बार गौर करना जरूरी है। तब जाकर के आप कॉमन तैयारी एक साथ आप कर सकते हैं। और इसके लेवल पर भी आगे हम चर्चा करेंगे दूसरे इसके स्लाइड में कि लेवल वर्तमान में क्या आपका रह सकता है। आप देख रहे हैं कि मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीए में आपका दोनों चीज आ जाएगा। करंट अफेयर्स भी है, ट्रेडिशनल जीएस भी है, दोनों सेक्शन की बातें यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ALP की अगर हम बात करें तो यहाँ 20 क्वेश्चन आपका मैथ से रहेगा, CBT 1 में 25 क्वेश्चन आपका रीजनिंग से रहेगा, 20 क्वेश्चन साइंस से रहेगा, जीए से 10 क्वेश्चन रहेगा। टेक्नीशियन की बात करें तो 25 क्वेश्चन आपका इसमें मैथ से रहेगा, 25 क्वेश्चन रीजनिंग से रहेगा, 40 क्वेश्चन यहाँ पर आपका साइंस से रहना है, 10 क्वेश्चन आपका जीए से रहना है। RPF की बात करें तो 35 क्वेश्चन आपको मैथ से रहना है, 35 क्वेश्चन रीजनिंग से रहना है, 50 क्वेश्चन में आपका साइंस, आर्ट्स, करंट अफेयर्स वगैरह मिला कर रहना है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका वेटेज क्या है। इसी तरीके से NTPC CBT 1 CBT 2 के बारे में हम लिख दिए हैं कि 30 क्वेश्चन यहाँ मैथ से रहेगा, 30 क्वेश्चन आपका रीजनिंग से रहेगा, 40 क्वेश्चन में कंप्लीट साइंस, आर्ट्स, करंट अफेयर्स मिला करके रहेगा। और CBT 2 में 35 क्वेश्चन मैथ से, 35 क्वेश्चन रीजनिंग से, 50 क्वेश्चन में आपको सब मिला करके रहेगा। लगभग RPF वाली बातें यहाँ पर है। लेकिन सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन वाली बातें होती है, पैटर्न या लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसा रह सकता है, सबसे ज्यादा यहीं पर चर्चा होनी चाहिए मेरे ख्याल से। क्योंकि अभी भी हम देखते हैं कि बहुत सारे यूट्यूब पर जो वीडियो बनाया जाता है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर पूरा डिटेल चर्चा किया जाता है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ पर डिटेल चर्चा किया जाता है और प्रीवियस ईयर को बेस बना करके ही तैयारी करने की बातें कही जाती है। लेकिन यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे कि 2019 से पहले यानी 2018 या उससे पहले की बात हम लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और
और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 2018 अथवा उससे पहले का जो एग्जाम आपका हुआ था तो जनरली उसका लेवल बिल्कुल अलग था। और वर्तमान में 2019 से जब से टीसीएस एग्जाम आपका कंडक्ट करने लगा है तो उस समय का लेवल आपका अलग हो गया है। तो इन बातों पर निश्चित रूप से गौर करना है और 2019 के बाद के ही लेवल को मेन लेवल मान करके, बेस लेवल मान करके हमको तैयारी करनी चाहिए। उसमें आप क्वेश्चन बैंक का सहारा ले सकते हैं कि 2019 के बाद जो भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें क्वेश्चन बैंक को देखकर आप पता कर सकते हैं कि मैथ का लेवल क्या रहा है, रीजनिंग का लेवल क्या रहा है, साइंस का लेवल क्या रहा है, या जीए अन्य सेक्शन का लेवल क्या रहा है, और उसी को बेस बनाकर आपको तैयारी करने की भी जरूरत है। तो अलग अलग एग्जाम में आप एक कॉमन चीज अभी जो आपको दिखाए ये देखेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस में वेरिएशन हो सकता है, लेकिन लेवल को मेंटेन करके चलना है। हालांकि माना जाता है कि आरपीएफ का लेवल अन्य दूसरे लेवल से कम होता है, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन हमको अपना लेवल अपग्रेड करके चलना है, लेवल बढ़ा करके चलना है, क्योंकि बढ़े हुए लेवल में अगर हम तैयारी करते हैं, अगर उससे कम लेवल का क्वेश्चन पूछ दे बहुत परेशानी नहीं होगा। लेकिन अगर हम लेवल डाउन करके तैयारी करेंगे, अगर लेवल बढ़ा करके क्वेश्चन पूछ दिया जैसा कि अभी वर्तमान में पूछा जा रहा है, उस समय आपको बहुत ज्यादा परेशानी फील हो सकता है। इसलिए लेवल को पूरी तरीके से मैच करते हुए, उसको मेंटेन करते हुए ही आपको आगे का तैयारी करना है। इसलिए हम लिख दिए पैटर्न या लेवल ऑफ क्वेश्चंस में 2018 से पहले का और 2019 के बाद का, यानी कि हमको जो फॉलो करना है ये 2019 के बाद का लेवल फॉलो करना है। इस बात को गांठ बांधना है। इसके बाद कंपटीशन लेवल या कट ऑफ, तो हालांकि ये चर्चा कट ऑफ की वाली बात जो बोले हैं बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में आप देखते हैं, चूंकि चर्चा हम इसलिए कर दिए कि जनरली देखा जाता है कि इसको लेकर के छात्र परेशान रहते हैं, अभ्यर्थी परेशान रहते हैं। लेकिन कट ऑफ इस बात पर निर्भर करता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने फॉर्म भरे हैं, क्वेश्चन का लेवल आपका क्या रहा है, तो इसी हिसाब से कट ऑफ तय होता है। और अभी आप देख रहे हैं कि वर्तमान में जिस हिसाब से पोस्ट में कटौती की गई है, यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसी जितनी कम निकल रही है, उसमें भी जोन बाय जोन अलग अलग बांट दिया जा रहा है, बोर्ड बाय बोर्ड, तो उस हिसाब से देखेंगे तो कट ऑफ पर भारी प्रभाव पड़ना है और कट ऑफ बहुत ज्यादा रहने की संभावना है। अभी जैसे टेक्नीशियन में बदलाव हुआ, पहले पीटी मेंस होता था, तो अब इसमें क्या किया गया है कि डायरेक्ट आपका एक ही एग्जाम इसमें दे दिया गया है। तो स्वाभाविक रूप से अगर एक एग्जाम होगा तो कट ऑफ स्वाभाविक रूप से आपका बहुत ज्यादा निश्चित रूप से बढ़ेगा। इसलिए जब भी आप तैयारी करें तो कंपटीशन लेवल को ध्यान में रखें और अपना बेस्ट देने का प्रयास करें। बेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर 100 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी 100 क्वेश्चन को 100% आप मान सकते हैं, 100% मान सकते हैं, हमेशा अब मोर देन 80% आपका और 80 to 90% आपको मान करके आपको चलना पड़ेगा। मोर देन 80% मार्क्स लाने का आपको प्रयास करना होगा। अगर मोर देन 80% का प्रयास करेंगे तो 80% तक आकर के टिकेगा। अगर प्रयास ही आप 70% का करते हैं, 65% का करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से कंफ्यूजन बना हुआ रहेगा। इसलिए 80 से जितना ऊपर आप जाते हैं उतनी ही संभावना आपकी बढ़ती है, और 80 से जितना आप डाउन रहते हैं स्कोर में उतनी ही संभावनाएं कम होती चली जाती है। इसलिए इस बात को निश्चित रूप से ध्यान रख करके हमको तैयारी करनी चाहिए। इसके अलावा हम एक्स्ट्रा एक्टिविटी की भी चर्चा किए हैं कि कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी शुरू से आपको बना के रखना चाहिए जो आगे चल करके आपको मदद पहुंचा सकती है। जैसे कि अगर आप एनटीपीसी का फॉर्म भरेंगे, एनटीपीसी में 2 लेवल आएगा, ग्रेजुएट लेवल आएगा और अंडर ग्रेजुएट लेवल आएगा, तो वैसी परिस्थिति में इसमें देखेंगे कि मोर देन 60-70% पोस्ट जो होता है वो होता है टाइपिंग वाला पोस्ट। तो टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए आपको ये नहीं है कि टाइपिंग ऐसा चीज है कि आज स्टार्ट करेंगे 1 महीना में हमारा एररलेस टाइपिंग जो स्पीड खोजता है वहां तक हम पहुंच जाएंगे, कदापि नहीं। इसलिए टाइपिंग के लिए आपको 3 महीना 4 महीना 5 महीना समय देना ही होगा। तो जिस हिसाब से अभी आप तैयारी करने के लिए लगे हैं, भिरे हैं या कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपको टाइपिंग भी मेंटेन करके चलना चाहिए। इंग्लिश अथवा हिंदी दोनों में से कोई एक टाइपिंग आपको पकड़ लेना है। अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल है इसी को लेकर के आगे बढ़िए, लेकिन 4 महीना 5 महीना लगातार आप टाइपिंग करिए। और एक बार स्पीड अगर आपका आ जाता है, इस बीच में आप छोड़ भी देते हैं, तो फिर 15 दिन महीना दिन कीजिएगा, उतना स्पीड आपका मेंटेन हो जाएगा। इसलिए
टाइपिंग पर शुरू से आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कि मेरा रिजल्ट हो गया, 1 महीने के बाद 1.5 महीने के बाद टाइपिंग होना है, तो बाप बाप करके 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम टाइपिंग कर रहे हैं, उससे आपको निराशा ही हाथ लगेगा। बहुत कम संभावना है कि स्कोर आपका बहुत बेहतर हो पाएगा। 3 बातों को ध्यान रखना है। अब ग्रुप डी में कुछ पोस्ट निश्चित रूप से मैक्सिमम पोस्ट ITI लेवल का होगा, और कुछ पोस्ट आपका नॉन ITI लेवल का भी पोस्ट हो सकता है, तो इस पर भी ध्यान देना है। बाकी ग्रुप डी सब में जैसे अगर फॉर्म भरते हैं तो फिजिकल एक्टिविटी का अच्छा खासा महत्व रहता है, तो ये फिजिकल एक्टिविटी भी आपका मेंटेन रहना चाहिए। इसके अलावा हम बात करते हैं कि रिजल्ट के लिए क्या क्या जरूरी बातें हैं। तो सबसे पहले तो सिलेबस का स्टडी आपको करना होगा कि सिलेबस जो हमको मेंटेन करना है या सिलेबस जो लेकर के चलना है, तो उसका बारीकी से आपको ध्यान देना है कि बारीकी से सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है, कौन कौन सा टॉपिक दिया हुआ है, और उस टॉपिक का एक बार बेस लेवल से यानी कि बेसिक लेवल से एक बार अच्छे से स्टडी उसका करना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर का अलग रोल होता है। 2019 से लेकर 2023 तक के बीच में जो भी एग्जाम्स आपका कंडक्ट रेलवे में हुआ है, तो उस प्रीवियस ईयर को बारीकी से स्टडी कीजिए। इसके 2 माध्यम हो सकते हैं। एक तो यह बहुत सारा बुक देखिएगा, पब्लिकेशन हमारा प्लेटफॉर्म का भी रुक्मिणी पब्लिकेशन से जो बुक आती है उसमें चैप्टर वाइज भी प्रीवियस ईयर दिया हुआ है, और फुल सिलेबस का भी यानी कि ईयर बाय सिटिंग बाय सिटिंग भी प्रीवियस ईयर फुल सिलेबस का भी दिया हुआ है। तो दोनों मोड में दिया हुआ है। तो मेरा कहना है कि पहले चैप्टर वाइज आप प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर का कर लीजिए, बहुत सारा कंसेप्ट उससे क्लियर आपका हो जाएगा, और किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। तब आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में, परफॉर्मेंस को बेहतर करने में बहुत मदद मिलेगा। वही चर्चा हम किए हैं कि सब्जेक्ट वाइज या चैप्टर वाइज कंसेप्ट आपका प्रीवियस ईयर के माध्यम से क्लियर कर लीजिए, और बेसिक लेवल को अच्छा कर लीजिए, और देख लीजिए कि कौन सा पोर्शन आपका अभी भी वीक रह जा रहा है, उस पर ज्यादा फोकस करके और बेहतर करने का प्रयास कीजिए। फुल मॉक प्रैक्टिस, अगर आपका कंसेप्ट अच्छा हो गया, पढ़ाई आपका पूरा हो गया, तो अधिक से अधिक फुल मॉक का भी प्रैक्टिस करना है। कोशिश करना है कि अगर अलग अलग एग्जाम्स में हम पार्टिसिपेट करेंगे, एलपी फॉर्म भरना है, टेक्नीशियन फॉर्म भरना है, आरपीएफ फॉर्म भरना है, तो कोशिश करना है कि 1 से 2 टेस्ट हर अलग अलग एग्जाम का आप रेगुलर प्रैक्टिस करें। एक दिन अगर एलपी किए 1 या 2 दिन, तो फिर 2 दिन टेक्नीशियन का, 2 दिन आरपीएफ का, इस तरीके से बांट करके करेंगे तो अधिक से अधिक फायदा होगा। और रेगुलर रिवीजन मोड में भी आपको बना रहना है कि जो चीज आपने पढ़ाई कर लिया है उसको लगातार रिवीजन भी हमको करते रहना है, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करते हैं, सिर्फ पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं, तो 80% आपके दिमाग से स्किप करता है। और मॉक भी जब भी आप बनाएं, चाहे वो चैप्टर वाइज मॉक बनाएं या फिर फुल मॉक बनाएं, तो वैसी परिस्थिति में जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, क्वेश्चन में टिक कर दें, आंसर में टिक नहीं करना है, क्वेश्चन में टिक कर दें, जिससे कि बाद में अगर उसका रिवीजन करना हो वीकली, तो सिर्फ उसी क्वेश्चन में आपको मेहनत करना पड़े जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना है, और जो ऑलरेडी जान रहे हैं तो उस क्वेश्चन पे एक्स्ट्रा टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। और जो क्वेश्चन नहीं बनता है उसका फुल डिटेल डिस्कशन या तो किसी ट्यूटर से या किसी कलीग से या बुक के ही माध्यम से कंसेप्ट क्लियर करने का प्रयास करें, जिससे कि इस तरह का क्वेश्चन फिर दूसरे सेट में, तीसरे सेट में मिले, तो वहां पर आपके स्कोर को लगातार वो बढ़ाता चला जाएगा। तो ये चंद छोटी छोटी सी बातें थी। अब आती है बैचेज की बातें, कि स्पेशली प्लेटफॉर्म में जो हमने जो अभी बोले कि भारत का सबसे सस्ता बैच, छोटा छोटा बैच, उसके बारे में हमने चर्चा किया कि एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, ग्रुप डी, एनटीपीसी, ये सबका कंबाइंड बैच 4 महीने का ये बैच होना है, टारगेट बैच, जो कि इसी मंगलवार से प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर, कहां पर, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर यह बैच देखने को मिलेगा। और ये मात्र 399 रुपये में ये सब का कंबो बैच मिलेगा, जिसमें हम पढ़ाएंगे मैथ में आपका एडवांस अर्थमेटिक, डीआई, रीजनिंग, वर्बल, नॉन वर्बल, उसके बाद साइंस का पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसके बाद आर्ट्स में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, सारे चीज इसमें आपको पढ़ाई जाएगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो अगर आप सिर्फ एएलपी का करना चाहते हैं तो 249 रुपया मात्र लगेगा, मात्र 249 में आप 4 महीना पढ़िएगा, आप समझिए। आरपीएफ का सिर्फ करना चाहते हैं तो मात्र 299 रुपया आपको लगेगा, पूरा आरपीएफ का सिलेबस कवर हो जाएगा। टेक्नीशियन भी मात्र 299 में पूरा टेक्नीशियन आपका क्लियर हो जाएगा। और मॉक एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, अभी सप्ताह में 3 दिन हम एएलपी का ले रहे हैं, मॉक टेक्नीशियन का 2 दिन और आरपीएफ का 1 दिन।
ये हमारा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एक अलग ऐप है जिस पर कि आपका ये टेस्ट भी चलता है और ऑफलाइन मोड में भी आप लगातार यहाँ पर चलते रहती है लगातार डेली। अभी ऑफलाइन मोड में डेली टेस्ट हो रहा है, तो आप हमारे सेंटर पर आकर के ऑफलाइन में डेली टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डेली टेस्ट डेली आपका उसका सॉल्यूशन दिया जाता है इस हिसाब से। इसके अलावा ये ऑफलाइन बैच भी आपका ये चालू है। ऑफलाइन बैच हमारा मंगलवार से ही ऑफलाइन बैच भी आपका स्टार्ट होगा, मंगलवार से ऑफलाइन बैच। और इस बैच का ऑफलाइन का फी आपका 2100 रुपया मात्र रहेगा, जो कि 4 महीने में पूरे सिलेबस को 2100 रुपया में आपका समाप्त किया जाएगा, मात्र 2100 रुपया। अब इससे सस्ता संभव नहीं है। तो इस तरीके से आप देखें कि कैसे सारे एग्जाम्स को हम एक साथ लेकर के चलेंगे और कैसे अपने परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं। फिर दोबारा हम आपको कहना चाहेंगे कि अभी तक जो भारत सरकार के रेल मंत्रालय के द्वारा लगातार बताया जा रहा है कि प्रत्येक साल अब एग्जाम कैलेंडर के अनुसार वैकेंसी आपकी आएगी। अब देखना यह है कि इस साल तो दे दिया गया है, नेक्स्ट ईयर अब कितना हम भरोसा सरकार पे कर पाते हैं ये तो अगले साल पता चलेगा कि जब वैकेंसी दी जाएगी। अगर 1 साल 2 साल लगातार देखने को मिली तो एक इस बात पर भी विश्वास हम जता सकते हैं कि मे भी आगे हाँ नंबर ऑफ वैकेंसीज में उथल पुथल हो सकता है। लेकिन जिस हिसाब से लगातार निजीकरण को सरकार बढ़ावा दे रही है, 150 ट्रेन चलाने की, प्राइवेट ट्रेन चलाने की बातें हो रही है, तो एक कन्फ्यूजन भी साथ में क्रिएट हो रहा है कि पता नहीं रेलवे की तैयारी करने वाले छात्रों का भविष्य कैसा हो सकता है। इसी वीडियो के साथ हम यहीं तक रखेंगे और आगे दोबारा से हम फिर बीच बीच में आपके लिए रूबरू होते रहेंगे। धन्यवाद।